हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटी सी कदम से होती है, पर जब वो कदम समाज के हित में उठाए जाएं, तो एक आम आदमी भी बन जाता है जननायक। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भारद्वाज जननायक इस नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जो किसी राजघराने या धनवान परिवार से नहीं आया, बल्कि जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण से अपनी पहचान बनाई। एक ऐसा इंसान जो अपने लोगों के बीच रहा, उनकी समस्याओं को सुना और उनका हल ढूंढने में अपनी जिंदगी लगा दी। गांव की धूल भरी सड़कों से लेकर बड़े शहरों तक उसका सफर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे सामाजिक क्रांति का था। एक ऐसे क्रांति का जो बताती है कि एक आम आदमी भी अगर चाहे तो एक नए युग का शिल्पकार बन सकता है। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूं दोस्त, उनका नाम है रामकुमार पाल। इकतीस जनवरी 1964 को जन्मे रामकुमार पाल की कहानी एक आम इंसान की कहानी जैसी लगती है, पर उनकी मेहनत, समर्पण और सेवा भावना ने उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बना दिया। मुंबई के मलाड क्षेत्र में अपना बेस बनाने वाले पाल आज एक प्रसिद्ध व्यापारी होने के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। रामनगर का एक छोटा सा गांव जिसमें ना अच्छी सड़कें थी, ना बिजली की सुविधा, लोग मजबूर थे और सरकारी मदद का बस इंतजार करते थे। पर एक लड़का जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे गांव के बारे में सोचता था, एक दिन जब एक बड़ा बिजली का खंभा गिर गया और हफ्ते भर तक कोई मदद के लिए नहीं आया, तब उसने सोचा कि अगर हम खुद की अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। उसने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर बिजली का खंभा वापस खड़ा किया। यह उसकी पहली जीत थी और यहां से उसका नायक बनने का सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। गांव में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन शुरू की और रेलवे सुरक्षा के लिए एक नए मॉडल का प्रस्ताव भी दिया, जो सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे रामकुमार एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन गया। जो भी परेशान होता एक ही बात कहता, रामकुमार को बुलाओ, वो समस्या का हल ढूंढ लेंगे। एक दिन एक बड़ा बिजनेस घराना गांव की जमीन जबरदस्ती हड़पने आया।
जब सभी लोग निराश हो गए, तब रामकुमार, सिर्फ रामकुमार आगे बढ़कर उसके खिलाफ आवाज उठाई। उसने कानून का सहारा लिया, लोगों को जागरूक किया और आखिरकार कानून ने गांव वाले के पक्ष में फैसला दिया। सेवा ही मुझे पसंद है, तो उसी में से काम की ताजगी लगाए रहते हैं। सबको बधाई और सबको धन्यवाद, और बड़ों का आशीर्वाद और छोटों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। उस दिन उसने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, बल्कि एक मिसाल भी कायम की। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत एक आम आदमी को झुका नहीं सकती। उनका सफर सिर्फ अपनी उन्नति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने साथ अन्य लोगों को भी सफलता की राह दिखाई। आत्मनिर्भर भारत, जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई युवाओं और उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध करवाए। बाप वो खुशनसीब है जिसका बेटा लायक है, और वो देश खुशनसीब है जहां ऐसे जननायक हैं। इनके प्रमुख कार्य को मैं बताना चाहूंगा आपको। दोस्तों, इनके प्रमुख कार्य हैं उत्तर रेलवे सुरक्षा सलाहकार लखनऊ मंडल के रूप में सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार लाना, बीजेपी किसान मोर्चा में अपनी भूमिका निभाकर किसानों के हित में नई योजनाएं प्रस्तावित करना, महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक स्वदेशी सनातन सेना के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति और स्वदेशी विचारधाराओं को बढ़ावा देना, ओवरसीज लुक और यूटी मिरर के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में देश विदेश के संबंधों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, राष्ट्रीय पत्रकार संघ के सदस्य होने के नाते सच्चाई और सही पत्रकारिता को एक नए स्तर तक ले जाना, नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल महाराष्ट्र के चेयरमैन के रूप में सामाजिक कल्याण में योगदान देना। रामकुमार जी के द्वारा किए गए कार्य हमें यह बताता है कि हर आम आदमी में एक नायक छुपा होता है, बस जरूरत होती है उसे जगाने की। वैसे उन्हें ना तो राजनीति का शौक है, ना धन दौलत की लालच, बस एक सपना था समाज के हर उस व्यक्ति की मदद करना जो मजबूर है। जिंदगी ने कई चुनौतियां दी, पर उन्होंने हर बार अपनी मेहनत और समर्पण से उन्हें पार किया। आज वही रामकुमार पाल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुके हैं। उनके बारे में एक और किस्सा सुनाता हूं। एक दिन उन्होंने देखा कि मुंबई की झुग्गी बस्तियों में लोग बिना छत के जी रहे हैं। तब उन्होंने ठान लिया कि घर हर गरीब का अधिकार है। अपनी कोशिशों से उन्होंने 400 से भी ज्यादा घर बनवा दिए और 600 से ज्यादा तो अभी कंस्ट्रक्शन में हैं। उनका मिशन था कि हर गरीब को एक सुरक्षित छत मिले। लेकिन सिर्फ घर बनाना काफी नहीं था। रामकुमार पाल ने सोचा कि भूख भी एक बड़ी समस्या है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि हर साल गणपति विसर्जन के वक्त हजारों लोगों को क्यों ना खिलाया जाए। तो रामकुमार पाल ने गणपति विसर्जन के वक्त हजारों लोगों को वड़ा पाव और भोजन वितरण करवाया। और ये हर साल करवाते हैं। ये उनका महत्वपूर्ण कार्य बन गया। इसके अलावा उन्होंने अमृतसर, वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में भक्तजनों के लिए भंडारा का भी प्रावधान किया।
उनका मानना है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक हाथ सेवा, एक हाथ विकास, हर कदम पर इंसानियत का आस, जमीन से जुड़ा पर आसमां तक बात, ऐसे वीर को देश करता है नमन बार बार। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसने उनकी सोच बदल दी। एक बार एक गरीब बुजुर्ग उनके पास आए जिसे आंखों की बीमारी थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे बेचारे के पास। रामकुमार पाल ने सिर्फ उस बुजुर्ग का ही नहीं बल्कि 2500 से ज्यादा गरीब लोगों की मुफ्त आंखों की सर्जरी करवाई। उन्होंने मेडिकल कैंप्स भी लगवाए जिसमें हजारों लोगों का इलाज हुआ। उनकी मेहनत का सिलसिला यही नहीं रुकता। 10,000 से ज्यादा स्कूल बुक्स का दान किया इन्होंने ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से महरूम ना रहे। उन्होंने गाय और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए गांव महोत्सव भी शुरू किया, जो गाय पालक और किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ। दोस्तों, इन सब सेवाओं के बदले उन्हें देश भर में कई सम्मान मिले। भारत श्री अवार्ड, राष्ट्र सेवा सम्मान 2021 महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड, वीर भारतीय हिंदी साहित्य पीठ सम्मान। रामकुमार पाल की कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो मेहनत, समर्पण और सेवा भावना से एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। उनका जीवन साफ दर्शाता है कि अगर मन में लगन हो तो एक आम व्यक्ति भी जननायक बन सकता है। उनका सफर बताता है कि सही दिशा और दृढ़ता से किसी भी मंजिल तक पहुंचना संभव है। इन सब बातों पर मुझे सुमित्रानंदन पंत जी की लिखित एक पंक्ति याद आ रही है। उन्होंने लिखा था कि कुछ कर गुजरने की ठान लीजिए, हर राह आसान हो जाएगी। एक व्यक्ति जो सिर्फ अपनी उन्नति नहीं बल्कि समाज के उन्नयन का भी सपना देखता है, वही होता है असली जननायक।
तो दोस्तों, मुझे अब इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जननायक के इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इस शख्स की कहानी देखने से सामान्य लगती है, लेकिन उनके पीछे जो संघर्ष है, जिसकी वजह से आज मुंबई जैसे शहर में वो अपनी पहचान बनाए रखे हैं और आज बेहतर इंसान के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। उन्हें लोगों का प्यार बहुत सारा मिल रहा है। हर समय वो प्यार बटोरते रहते हैं, प्यार बांटते रहते हैं। वो शख्स कोई और नहीं, अपने मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज अंचल के उनके लिए 2 लाइन समर्पित है दोस्तों। कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। वैसे इनका पारिवारिक रिश्ता प्रतापगढ़ रियासत से रहा है। प्रतापगढ़ के ही उजागर खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं। जैसे इनके गांव के आसपास अगर लोगों से पूछें इनके दादाजी का नाम, तो लोग उन्हें बाबू साहब के नाम से जानते हैं, जबकि उनका नाम स्वर्गीय भागवत सिंह जी है। इनके दादाजी 3 भाई थे, जिसमें इनके दादाजी सबसे बड़े भाई थे। और कमाल तो ये देखिए कि खुद राजेश सिंह भी अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। और यही कोइंसिडेंस रहा राजेश जी के साथ। राजेश खुद 3 भाई बहन, जिसमें राजेश ही सबसे बड़े हैं। वैसे तो दादाजी दशक तक गांव के सरपंच रहे और इनके पिताजी 1 दशक तक प्रधान रहे। वो बहुत ही उसूल के पक्के इंसान हैं। इनके जीवन में इनकी माता श्रीमती रमा देवी जी और पिता महेंद्र प्रताप सिंह जी का बहुत योगदान रहा है। मतलब राजेश सिंह जी आज जो कुछ भी है, बस उनका ये कहना है कि बस उनका ही आशीर्वाद और संस्कार से वो है। उनका मानना है कि माता पिता को ही भगवान समझना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमें जन्म देने वाला, हमें इस दुनिया में लाने वाला जो हमारे माँ बाप ही हैं, तो हम उन्हें ही भगवान क्यों ना माने। इनके पिता 3 भाई और राजेश सिंह जैसे कि बताया कि खुद बड़े भाई हैं। दोस्तों, कमाल की बात है कि आज तक इनके परिवार में, जो कि बहुत बड़ा परिवार है इनका, कोई भी नौकरी नहीं किया और ना ही कोई अन्य प्रदेश में गया। मतलब गांव से निकला ही नहीं। राजेश अपने खानदान के पहले इंसान थे जो अपने माता पिता के साथ अपने घर से बाहर निकले, मुंबई आए और उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया यहां। इनकी पढ़ाई 12th तक हुई, वो भी गांव में ही। इनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दुखद घटना ने इनके जीवन को बदल दिया। छोटा भाई सर्वेश, अचानक उनका पांव सुन्न हो गया, तो इलाज के लिए उन लोगों को मुंबई आना पड़ा। राजेश सिंह भी पिताजी और भाई के साथ मुंबई आ गए। इलाज लंबा चला तो बाकी परिवार के सदस्य भी यहां आ गए। अब सोचिए कि जिस इंसान के पास मुंबई जैसे शहर में 1 फुट जमीन क्या, कोई रहने का ठिकाना ही नहीं था, आज उनके पास कई फ्लैट्स हैं, कई जमीनें हैं। जहां एक और भाई का इलाज चलने लगा, वहीं राजेश सिंह ने भी अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने का सोचा। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज के इवनिंग क्लास में बीकॉम में दाखिला ले लिया। चूंकि खर्चा तो चलाना था भाई,
तो इवनिंग में वो कॉलेज करते थे और दिन में काम। अपना खर्चा चलाने के लिए दिन में प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे और रात को पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने प्रिंटिंग में डिप्लोमा करने की सोची सेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। दाखिला तो ले लिया, कोर्स 4 साल का था, पर भाई साहब 1.5 साल बाद ही भाई छोड़ दिया पढ़ाई उन्होंने, उनका मन उचट गया। ये घटना थी 2001 की। इसके बाद 2002 में इनकी शादी हो जाती है ज्योति सिंह से। उसके बाद 2003 में इन्होंने अपना खुद का डिजाइनिंग स्टूडियो अंधेरी में खोला। उनके साथ इनके छोटे भाई वही सर्वेश ही थे। अब तो ये कह लीजिए कि भले वो बैसाखी पे हैं पर अभी वेल सेटल्ड हैं, वेल टू डू हैं। वैसे राजेश ने अपने भाई सर्वेश को सेटल करने के लिए एक बड़े कंप्यूटर एक्सपर्ट और ग्राफिक डिजाइनर्स का कोर्स करवाया। इन्होंने कई फिल्म डायरेक्टर्स के फिल्म के पोस्टर्स भी डिजाइन किए, जिनमें राम गोपाल वर्मा और राजकुमार संतोषी जी प्रमुख नाम हैं। मुंबई में राजेश सिंह व्यावसायिक तौर पर स्वयं को स्थापित कर चुके थे, मगर अपनी जड़ और मिट्टी से जुड़े रहे हमेशा। यानी उत्तर प्रदेश के अपने गांव में आना जाना इनका हमेशा लगा रहता है। उनका मानना है कि इंसान कितना भी ऊंचाई पर क्यों ना चला जाए, उसे अपनी जड़ और मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, वरना गिरने पर उसे सहारा के लिए तिनका भी नसीब नहीं होता। दोस्तों, एक और घटना जो इनके जीवन को भयंकर मोड़ देती है, यह घटना थी 2006 की। याद है ना, जब मुंबई में भयंकर बाढ़ आई थी। हाँ दोस्तों, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा था इन्हें, और उस नुकसान में इनका डिजाइनिंग स्टूडियो भी अछूता नहीं रहा। सब कुछ, यानी कि कैमरा से लेकर कंप्यूटर तक सब खराब हो गया। नतीजा ये रहा कि स्टूडियो इन्हें बंद करना पड़ा, और भाई साहब उन्हें फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। उन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस में फिर से नौकरी करनी पड़ी। तो देखा दोस्तों, संघर्ष अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, यही तो कहानी का सार रहता है हमारा। वो कहते हैं ना कि इस मोड़ पर जो थाम रही है ना हाथ, तो सितारा चमकेगा अपने किसी दिन, पर अफसोस रहेगी ना साथ। तो जो हिम्मत नहीं हारता, ईश्वर उसकी मदद जरूर करता है। उन्होंने हार नहीं मानी और 2007 में एक प्रिंटिंग प्रेस, जो कि भारत के नंबर 1 प्रिंटिंग प्रेस माना जाता है, प्रेस जैक प्रिंटिंग, उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर वहां ज्वाइन किया। फिर से जीवन यात्रा प्रारंभ। 2010 तक वहां राजेश काम करते रहे, और हाईलाइट तो यह है कि उस कंपनी के एसोसिएट पार्टनर भी बन गए बाद में। यानी जिंदगी फिर पटरी पे आ गई। दोस्तों, वैसे बचपन से ही अपने गांव प्रतापगढ़ में उन्होंने अपने घर पर विधायक, सांसदों और आम जनता को आते जाते देखा, तो मन में लोगों से जुड़ने का ध्यान हमेशा बना रहा। सेवा भाव की इस भावना के तहत वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर प्राकृतिक आपदा, उससे पीड़ित लोग हों, उनकी मदद जरूर करते थे। अब याद कीजिए ना, कोरोना के समय क्या हालत था। कोरोना में जहां लोग डर के मारे घर से नहीं निकले, वहां ये दवा, मास्क, बिल्डिंग का सैनिटाइजेशन करवाना, सब कुछ करवाते रहे। लोगों को गांव भेजना ट्रेन से, चाहे जो सुविधाएं थी उस वक्त, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश किया। सरकारी मामलों में कोई उलझ गए, नहीं जा पा रहे हैं घर, इन्होंने सबकी मदद की। सच में ये इंसान के लिए हमेशा मददगार रहे। सब कुछ ठीक था। और दिलचस्प ये बात है कि ये शख्स राजनीति में कैसे आए। राजनीति की शुरुआत उन्होंने 2008 में की। 2008 में इनका रुझान राजनीति की तरफ हुई और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बनकर ग्राउंड लेवल पर काम शुरू कर दिया। इन्हें बीजेपी ने वार्ड अध्यक्ष बना दिया
उनकी लगन कर्मठता को देख के उन्हें 2015 में बीजेपी ने मीरा भयंदर का मंडल सचिव बना दिया। मगर हमेशा की तरह उनकी यात्रा यही नहीं रुकी, बल्कि नया मोड़ लिया। हुआ यूं कि 4 साल पहले कुछ मित्रों और परिवार वालों के साथ ये अयोध्या गए। वहां जाकर देखा कि राम मंदिर का तो कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, बनेगा भी या नहीं। बीजेपी का राम मंदिर बनाने का वादा सिर्फ सत्ता पाने का एक जरिया था। जब उन्होंने ये सब देखा तो उनका दिल टूट गया। हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को अपनाते हुए उन्होंने सोचा कि बीजेपी नहीं तो फिर और कौन हो सकता है जो हिंदू अस्मिता की रक्षा कर सके, उसके रक्षक बने। तभी महाराष्ट्र शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने ऐलान किया कि वे राम मंदिर बनाएंगे। बस फिर क्या था, और इसी दौरान वो भी गए। राजेश भी अयोध्या गए, रामलला के दर्शन किए और ये देख कि भगवान कितने सालों से तंबू में विराजमान है, तो बीजेपी की सरकार से इनका मोह भंग हो गया। वो सोचने लगे कि आखिर बीजेपी की सरकार कर क्या रही है। यही रीजन था जो उन्हें बीजेपी छोड़ने पर विवश कर दिया। और मुंबई आते ही सबसे पहला काम किया कि उन्होंने शिवसेना की सदस्यता ली, शिवसेना का दामन थाम लिया और मेहनत से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और सामाजिक कार्यों से पार्टी में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी हासिल की। फिलहाल वो मीरा भयंदर में अपने सामाजिक और पार्टी के कार्यों में लगे रहते हैं, पर इन सब व्यस्तता के बावजूद गांव के मिट्टी की महक को कभी नहीं भूल पाते। प्रतापगढ़ में 25 साल से विधायक और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनसे उनकी बहुत करीबी रिश्ता रहा है। उन्होंने राजा भैया को अपना गुरु माना है। उनका कहना है कि राजनीति सेवा है और नेता को जनसुलभ होना चाहिए। जिस तरह चुनाव के पहले रहते हैं वैसे ही जनता के बीच जीतने के बाद भी रहना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ऐसा होता नहीं है। बट ये राजेश सिंह की सोच थी। वैसे इस साल प्रतापगढ़ से उन्होंने निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा। अफसोस कि हार गए, 3रे नंबर पर रहे, लेकिन अच्छे तरीके से लड़े क्योंकि वो अपने वसूल के पक्के हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहते। कहते हैं यादों के स्पर्श भी बड़े अजीब होते हैं, जब कोई ना भी हो पास वो महसूस खूब होते हैं। राजेश सिंह राजनीति को समाज सेवा का अभिन्न अंग मानते हैं, जहां जनता के बड़े वर्ग से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और सबसे खास बात, राजेश सिंह जात पात को नहीं मानते। वो कहते हैं कोई छोटा है या बड़ा है, कोई बड़े जात का है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, सब लोग सम्मान और प्यार के लायक होते हैं। उन्हें हमेशा उसी भावना से देखना चाहिए। दोस्त, झुककर लोगों की सेवा में जो लगा रहता है ना, उसका जीवन ईश्वर से जुड़ा होता है। वाकई इनकी जीवनी बहुत ही प्रेरणादायक है। कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। इनकी यही सोच तो दोस्तों इन्हें जननायक बनाती है। तो दोस्तों, आपने इस प्रेरणादायी कहानी का लुत्फ उठाया, सुना, समझा, क्या सीख मिली? यही कि हमेशा इंसान को मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए। टूटता है, जुड़ता है, चलता है, चढ़ता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में इतना ही। अगले सेगमेंट में मुलाकात होती है किसी और नए जननायक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।